शुरू होती है। एक उजड़े पेड़ पर टुनटुनी चिड़िया के घर की दीवारें मिट्टी की थी। वो बारिश में टपकती थी। उसके दो प्यारे बच्चे कुकू और सुनहरी वो चुपकर बैठे थे। बाहर ठंडी हवा चल रही थी। माँ, ये घर कब सुधरेगा? सबका घर रंग बिरंगा है और हमारा सारा उखड़ा हुआ है। हम भी चाहते हैं हमारा घर सुंदर दिखे, माँ जैसे बुलबुल दीदी का घर है। मेरे बच्चों, माँ की कोशिश कभी कम नहीं होती, लेकिन जब पेट भरने की जद्दोजहद हो तो रंगों के लिए दिल तरस जाता है। काश कोई जादू होता। टुनटुनी चुप हो जाती है। रात में वो बच्चों को सुलाकर अकेली बैठती है और आसमान की ओर देखती है। हे ऊपर वाले, मेरे बच्चों की छोटी सी ख्वाहिश को पूरा कर दो, कोई रास्ता दिखा दो। अगली सुबह एक अजीब सी बात होती है। जंगल के बीच एक सुनहरा पत्ता गिरता है और उसमें लिपटा होता है एक पेंट ब्रश। ये क्या है? पेंट ब्रश इतना सुंदर। वो पेंट ब्रश जैसे ही उठाती है, एक हल्की सी रोशनी फैलती है और हवा में संदेश बढ़ता है। जिसके दिल में सच्चा प्रेम और सेवा हो, उसके हाथ में ये पेंट ब्रश चमत्कार करेगी। जो कुछ वो सोचे, पेंट ब्रश उसे रंगों में बदल देगी। ये तो चमत्कार है। मेरे बच्चों के सपनों का घर अब सच होगा। टुनटुनी चिड़िया पेंट ब्रश लेकर घर लौटती है। बच्चे उदास बैठे थे, लेकिन माँ के चेहरे पर मुस्कान थी। माँ, ये क्या है? ये पेंट ब्रश इतना चमक क्यों रहा है? ये कोई साधारण पेंट ब्रश नहीं है बेटा, ये जादुई है और आज से हम सबका सपना पूरा होगा। सच माँ, हमारा घर रंगीन होगा। टुनटुनी ब्रश उठाती है और दीवार पर एक लाइन खींचती है। अचानक दीवार पर नीला, पीला, गुलाबी रंग उभरता है। वाह माँ, फिर से करो। ठीक है, अब छत को रंगते हैं और खिड़की पर सूरज बनाते हैं। और देखो ये फूल, ये तितली। कुछ ही देर में उनका घर रंग बिरंगा हो जाता है। रंग बस दिखते नहीं, वो महसूस होते हैं। बच्चों की आंखों में अब रोशनी थी। उनकी दुनिया बदल गई थी। अगली सुबह बुलबुल, मैना और गुरैया आते हैं और चौंक कर देखते हैं कि टुनटुनी का नया घर। अरे टुनटुनी बहन, ये तुमने कैसे किया? कल तक तो तुम्हारा घर टपक रहा था, अब तो जैसे किसी परी का महल बन गया हो। ये एक वरदान है, एक जादुई पेंट ब्रश जो दिल से निकली कल्पना को सच कर देता है। मेरे बच्चों का घर भी टूटा हुआ है, क्या तुम? टुनटुनी बिना कुछ कहे मुस्कुराती है और साथ चल देती है। वो कबूतरी का घर रंगती है। दीवारों पर पेड़, आंगन में झूला और नीले बादल। टुनटुनी बहन, तुमने तो हमें नया जीवन दे दिया। मैंने कुछ नहीं किया, ये रंग है जो बांटने से और चमकते हैं। अब जंगल में हर पक्षी टुनटुनी के पास आता है। वो अब केवल माँ नहीं रही, वो रंगों की चिड़िया बन गई थी। जंगल में हर ओर टुनटुनी की तारीफ हो रही थी। हर पक्षी का घर अब सुंदर, रंगीन और अनोखा दिखने लगा था। लेकिन कुछ दूर एक बड़ा घमंडी मोर बैठा था जो ये सब देख रहा था। ये छोटी सी चिड़िया इतनी प्रसिद्ध, मैं हूँ जंगल का सबसे सुंदर प्राणी, मेरे घर को सबसे रंगीन होना चाहिए। वो उड़कर टुनटुनी के पास आता है। अरे टुनटुनी बहन, मेरा घर रंगना तो सबसे पहले चाहिए था। चलो चलो मेरे साथ चलो। मोर भाई, जरूर रंगूंगी, लेकिन पहले उन पक्षियों का घर जिनके पास कुछ नहीं है। क्या मतलब? क्या मेरा घर इन फटेहाल चिड़ियों से कम है? मैं इंतजार नहीं करता। रात को जब सब सोते हैं, मोर चुपचाप आता है और पेंट ब्रश चुरा लेता है। अब मैं खुद रंगूंगा अपना महल और टुनटुनी को कोई याद भी नहीं करेगा। वो पेंट ब्रश लेकर अपने घर में जाता है, पर जैसे ही वो दीवार पर रंग करना शुरू करता है, रंग काले और डरावने निकलते हैं। पेड़ सूखे, दीवारें फटने लगती है, उसके घर की जमीन पिघलने लगती है। अरे ये क्या हो रहा है? ये तो सुंदरता नहीं, ये तो भयानक सपना बन रहा है। पेंट ब्रश से तेज चिंगारियाँ निकलती हैं और वो मोर के पंखों को जला देती हैं। मैं केवल सेवा के हाथों में खिलता हूँ, लालच के हाथों में मैं श्राप बन जाता हूँ। सुबह टुनटुनी जागती है और देखती है कि पेंट ब्रश नहीं है। वो बच्चों को संभालती है, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता थी। तभी कुछ पक्षी दौड़ते हुए वहाँ आते हैं। अरे टुनटुनी बहन, मोर का घर जल रहा है और वो घायल हो गया है। मैं जानती हूँ वो पेंट ब्रश कहाँ है। चलो, अब मुझे सिर्फ उसे वापस लाना नहीं, उसे सही राह भी दिखानी है।
वो मोर के पास जाती है। मोर जमीन पर पड़ा था। माफ कर दो, मैं बस सबको दिखाना चाहता था कि मैं सबसे सुंदर हूँ। मुझे नहीं पता था कि ये इतना खतरनाक होगा। जो सिर्फ दिखावे के लिए रंग चाहता है वो हमेशा अंधकार की ओर जाता है। ये जादुई ब्रश उन हाथों में खिलता है जो दूसरों के सपने रंगना जानता हो। वो ब्रश उठाती है जो अब फिर से चमकने लगता है। वो मोर के घर की दीवार पर एक सुंदर चित्र बनाती है। एक मोर नाच रहा है, रंगों में भीगा हुआ। अब मैं तुम्हारे साथ दूसरों के घर रंगूंगा बहन। सेवा करना सीखना है मुझे भी। मोर अब पूरी तरह बदल चुका था। वो रोज सुबह टुनटुनी के साथ उड़ता, कभी किसी तोते के घर की दीवार पर आम का पेड़ बनाता, कभी किसी बुजुर्ग उल्लू की झोपड़ी पर चांद तारे। अब मैं बस रंग नहीं, मुस्कुराहटें फैलाना चाहता हूँ। यही ब्रश का असली जादू है, सेवा, सादगी और सच्चाई। एक दिन टुनटुनी बच्चों के साथ बैठी होती है। तभी बुलबुल, मैना, तोती, कबूतरी और बहुत सारे पक्षी आकर कहते हैं, बहन, हमने सोचा है कि इस बार एक रंग उत्सव बनाए जिसमें हर पक्षी अपने घर का सबसे सुंदर हिस्सा दिखाएगा। और तुम हो हमारे रंग गुरु, ये तुम्हारा सम्मान होगा। माँ, रंगों की रानी बनोगी तुम। जब मैंने पहली बार ये ब्रश उठाया था, मैंने सोचा भी नहीं था कि सिर्फ रंग दीवारों पर नहीं चढ़ते, वो रिश्तों, दिल और उम्मीदों में भी उतरते हैं। फिर कुछ दिनों बाद रंगों का उत्सव आता है। हर और संगीत, रंग बिरंगे घर, हंसी की गूंज। छोटे पक्षी अपनी कहानियाँ सुनाते हैं कि कैसे टुनटुनी ने उनके सपनों को रंग दिया। हमारी माँ सिर्फ माँ नहीं, वो रंगों से सपना बुनती है। जब किसी का घर फीका हो, वो बस दिल से मांग करे, टुनटुनी माँ जरूर पहुँचेगी। जंगल के बीच में एक नया बोर्ड लगाया जाता है, रंग घर, टुनटुनी की सेवा। वहाँ हर पक्षी आ सकता है, अपने सपनों का चित्र बना सकता है और सेवा कर सकता है। रंग भरने से पहले ये देखो, सामने जो पेड़ है उसमें कौन सा रंग है सबसे प्यारा। मुझे तो वो छोटा पीला पत्ता सबसे अच्छा लगा। देखा, रंग सबके अपने होते हैं, बस उन्हें देखने के लिए दिल सच्चा होना चाहिए। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि सच्ची कला वही होती है जो दूसरों की जिंदगी में रंग भर दे, बिना स्वार्थ और बिना लालच के। ये कहानी टुनटुनी चिड़िया की है जो दरिया किनारे एक छोटे से जंगल में अपने दो छोटे बच्चों के साथ एक छोटे से घोंसले में रहती थी। कुछ समय पहले उन दोनों के पिता का एक दुर्घटना में निधन हो गया था। तब से उनकी माँ टुनटुनी चिड़िया अकेले ही अपने दोनों बच्चों का पालन पोषण करने लगी। टुनटुनी चिड़िया एक बंटी कबूतर के घर में सफाई का काम करके अपना और अपने बच्चों का गुजारा करती थी। एक दिन, अरे बच्चों, मैं अपने काम पर जा रही हूँ, तुम अपना और अपने भाई का अच्छे से ध्यान रखना। हाँ माँ, आप चिंता न करिए, हम दोनों बहुत अच्छे से अपना ध्यान रखेंगे। बच्चों, मेरे आने तक घोंसले से बाहर नहीं निकलना, घोंसले में ही बैठे रहना। ये कहकर टुनटुनी चिड़िया वहाँ से उड़कर अपने काम पर चली जाती है। इधर बच्चे घोंसले में ही बैठे हुए थे। तभी एक तोताराम अपने पुत्र मिट्ठू के साथ वहाँ से गुजर रहा था। अरे मिट्ठू, कहाँ जा रहे हो तुम? तब तक आप लोग कमेंट में बताएं 33 into 3 कितने होते हैं। मैं तो स्कूल जा रहा हूँ। मेरे पिताजी ने इस जंगल की सबसे बड़े स्कूल में मेरा दाखिला करवाया है। मैं भी अब अन्य पक्षियों की तरह पढ़ लिख कर बड़ा पक्षी बनूंगा। अरे वाह मिट्ठू, ये तो बहुत अच्छी बात है। हम भी अपनी माँ से कहकर स्कूल में अपना दाखिला करवाएंगे और हम भी स्कूल जाकर बड़े पक्षी बनेंगे। अरे जाओ जाओ, तुम्हारी इतनी हैसियत कहाँ कि तुम लोग इतने बड़े स्कूल में पढ़ने जाओ। वहाँ दाखिला लेने के लिए बहुत सारे पैसे लगते हैं और तुम लोग ठहरे गरीब। तुम्हारे बस की बात नहीं है उस स्कूल में दाखिला लेने की। चलो बेटा, हमें देर हो रही है। ये कहकर मिट्ठू तोता अपने पिता के साथ स्कूल चला जाता है। इधर टुन्नू, गोलू चिड़ा मिट्ठू की बात सुनकर उदास हो जाते हैं। गोलू, हम भी उस स्कूल में जाएंगे, हम भी पढ़ लिख कर बड़े पक्षी बनेंगे। नहीं टुन्नू, हम स्कूल में नहीं जा पाएंगे। वहाँ दाखिला लेने के लिए कई सारे पैसे लगते हैं और माँ के पास पैसे तो है ही नहीं। दोनों भाई उदास घोंसले में बैठे हुए थे। देखते ही देखते शाम हो जाती है। तभी टुनटुनी चिड़िया अपने काम से घर वापस आती है। वो देखती है कि उसके बच्चे घोंसले में उदास बैठे हुए हैं।
अरे क्या हुआ बच्चों, तुम दोनों इतने उदास क्यों हो? माँ, हमें भी मिट्ठू तोते की तरह बड़े स्कूल में जाना है। हमें भी पढ़ लिख कर बड़ा पक्षी बनना है, बाहर जाकर कुछ कार्य करना है, ताकि फिर आपको कभी भी जीवन में बाहर जाकर कार्य न करना पड़े। बेटा, तुम इतने से होकर अपनी माँ के लिए इतना सब सोच रहे हो। माँ, हमें भी स्कूल में जाना है, अब कैसे भी करके हमारा दाखिला करवा दो। बेटा, उस स्कूल में दाखिला करवाने के लिए कई सारे पैसे लगते हैं, और तुम तो जानते हो तुम्हारे पिता के निधन के बाद हमें जीवन बिताना कितना मुश्किल हो गया है। जो पैसे मैं सफाई करके कमाती हूँ, उन पैसों से हम बस अपना गुजारा कर लेते हैं। ऐसे में मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊं? टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों को समझाने की जी तोड़ कोशिश करती है, पर वो दोनों उसकी एक नहीं सुनते। अगली सुबह रोज की तरह टुनटुनी चिड़िया अपने काम के लिए घोंसले से निकल जाती है। टुनटुनी चिड़िया उदास होकर बंटी सेठ के घर की ओर जा रही थी। तभी रास्ते में जंगल का बड़ा स्कूल आता है। अरे, ये तो वही स्कूल है जहाँ मेरे दोनों बच्चे पढ़ने की बात कर रहे हैं। चलो मैं एक बार अंदर जाकर देखती हूँ। टुनटुनी चिड़िया उड़ते हुए स्कूल में जाती है। अरे चिड़िया बहन, आप कौन है और यहाँ किस लिए आई हो? कौवे सर, मैं अपने दोनों बच्चों का दाखिला आपके स्कूल में करवाना चाहती हूँ। क्या फीस है आपके स्कूल की? चिड़िया बहन, आपके एक बच्चे की फीस 10,000 रुपए लगेगी। इस हिसाब से आपके 2 बच्चों की फीस 20,000 रुपए हुई, तभी आपके दोनों बच्चों का दाखिला मेरे स्कूल में हो पाएगा। ये तो बहुत ज्यादा है, मेरे पास तो इतना पैसा भी नहीं है। अच्छा कौवे सर, मैं चलती हूँ। ये कहकर टुनटुनी चिड़िया वहाँ से बंटी कबूतर के घर चली जाती है। वहाँ भी उसके मन में यही विचार आ रही थी कि कैसे वो उतने सारे पैसे की व्यवस्था करेगी। तभी बंटी कबूतर टुनटुनी चिड़िया के पास आता है। अरे चिड़िया बहन, क्या हुआ? आप बहुत दुखी लग रही हो। टुनटुनी चिड़िया बंटी कबूतर को सारी बात विस्तार से बताती है। चिड़िया बहन, जब आपके बच्चे पढ़ना चाहते हैं तो आप उन्हें पढ़ाइए। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप पैसे मुझसे उधार ले लीजिए, और फिर उसके बाद 1 साल के अंदर मेरे पैसे वापस लौटा देना। बंटी कबूतर की ये बात सुनकर टुनटुनी चिड़िया बंटी कबूतर से 20,000 रुपए उधार ले लेती है और अपने दोनों बच्चों का दाखिला स्कूल में करवा देती है। उसके बाद दोनों बच्चे खुशी खुशी स्कूल जाने लगते हैं और दोनों वहीं के हॉस्टल में रहने लगते हैं। कई साल यूं ही गुजर जाते हैं। टुनटुनी चिड़िया के दोनों बच्चे पढ़ लिख कर एक बहुत बड़े धनी पक्षी बन जाते हैं। इधर टुनटुनी चिड़िया बूढ़ी हो जाती है, अब उससे कोई भी काम नहीं हो पाता था। एक दिन टुनटुनी चिड़िया अपने घोंसले में बैठी हुई थी, तभी चाचा कबूतर वहाँ आता है। चिड़िया बहन, अब तो आपके बच्चे भी बड़े हो गए हैं, अब तो पढ़ लिख कर बड़े धनी पक्षी बन गए होंगे, लेकिन तुम अब भी ऐसी गरीब अवस्था में क्यों रहती हो? अपने बच्चों को अपने पास बुला लो ना। कबूतर भाई, 20 साल से मैं अपने बच्चों की आने की राह देख रही हूँ। मैंने बंटी भाई से भी पता किया था, उन्हें भी मेरे बच्चों का कोई पता नहीं है कि अब वो कहाँ हैं। मैंने 20 साल तक मेहनत करके बंटी भाई का कर्ज चुकाया है और कब से अपने बच्चों की राह देख रही हूँ कि वो मेरे पास आ जाए और मुझ बूढ़ी चिड़िया की देखभाल करे। चिड़िया बहन, आपने अपने बच्चों के लिए इतना संघर्ष किया है और आपके बच्चे आपके इस बुढ़ापे में आपके पास नहीं आ रहे। तभी मिट्ठू तोता टुनटुनी चिड़िया के पास आता है। अरे, ये तो मिट्टू है ना? पुत्र, तुम मेरे दोनों बच्चों के साथ पढ़ने गए थे ना? हम तो अब नौकरी भी करने लग गए हैं। हमने शहर वाली फैक्ट्री में काफी सारा पैसा कमाया है और मैं अपनी मेहनत की कमाई अपने पिता को देने आया हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है पुत्र, पर तुम अकेले आए हो, वो दोनों कहाँ हैं? वो नहीं आए क्या कबूतर काका? उन दोनों ने विवाह कर लिया है और वो दोनों अपनी अपनी पत्नियों के साथ कहीं और चले गए हैं। मैंने उन्हें कहा था कि तुम्हारी माँ तुम्हारी राह देख रही होगी, मेरे साथ चलो तुम दोनों, पर उन्होंने कहा हमारी माँ तो अब बहुत बूढ़ी हो गई है, अब और कितना जिएंगी, अब हमें माँ की नहीं बल्कि जीवन साथी की जरूरत है। अब हम अपना जीवन खुशी खुशी जिएंगे, अपनी माँ की वजह से अपनी जीवन की खुशियाँ कुर्बान नहीं करना चाहते। ये बात सुनकर टुनटुनी चिड़िया रोने लगती है।
मैंने अपने बच्चों की खुशियों के लिए जीवन भर अपनी खुशियों को, अपने सुकून को कुर्बान कर दिया ताकि मेरे दोनों बच्चे पढ़ लिख कर एक बड़े पक्षी बने। पर आज मेरे बच्चे मुझे ही भूल गए। अपनी माँ के पास रहने से उनकी खुशी कम हो जाएगी। ये कैसा मोड़ है जीवन का। मेरी संतान मुझे भूल गई। टुनटुनी चिड़िया ये सब बातें सुनकर बहुत दुखी हो जाती है और रो रो कर उसकी वही मृत्यु हो जाती है। ये देखकर जंगल के सभी पक्षी बहुत रोते हैं। अपनी खुशियों को मारकर अपने बच्चों का जीवन बनाने में बिता दिया और आज उन बच्चों ने अपनी माँ का अंतिम संस्कार भी नहीं किया, ना अपनी माँ की आखिरी सूरत देखी। माता पिता हमारे जीवन में बहुत अहमियत रखते हैं, इसलिए हमें हमेशा उनका ध्यान रखना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, बुढ़ापे में उनका सहारा बनना चाहिए। इस तरह अपने बच्चों की खुशी को पूरा करते करते टुनटुनी चिड़िया संसार से हमेशा के लिए चली गई। एक दिन जंगल में हंगामा हो जाता है। चारों तरफ आग की तरह ये खबर फैल जाती है कि बरसों पहले जिस नागिन को इंसान पकड़कर ले गए थे वो अचानक आ गई है। इतने इंसानों के बीच रहकर तपस्या करते हुए वो नागिन अब इच्छाधारी नागिन बन गई है और वो जब चाहे तब अपनी इच्छा से किसी का भी रूप ले सकती है। ये सुनकर पूरे जंगल के पक्षी सरप्राइज हो जाते हैं। यहाँ तक कि पक्षियों की रानी टुनटुनी चिड़िया भी सरप्राइज हो जाती है और कहती है, क्या वो इच्छाधारी नागिन किसी का भी रूप ले सकती है? ऐसा कैसे हो सकता है? पर टुनटुनी रानी के दरबार के जंगली पक्षी कहते हैं, हमने आंखों से देखा है। ये सुनकर टुनटुनी उस नागिन को अपने दरबार में हाजिर होने के लिए संदेश भिजवाना चाहती थी तो उनका मंत्री कालू कहता है, रानी साहिबा, वो नागिन आपसे भी गुस्सा है। क्यों? उसका कहना है कि जब इंसान उसे पकड़कर शहर ले गए थे तो आप भी उसे बचाने के लिए नहीं आई। तब तक आप लोग कमेंट में बताएं 25 - 3 कितने होते हैं। अरे तो क्या हम शहर में धावा बोल देते, वो भी इंसानों के बीच। अरे तुम्हें तो पता है हमारे सेनापति गिद्ध भले ही सबसे खतरनाक जानवर कहलाते हो, पर इंसान से ज्यादा खतरनाक और ताकतवर जानवर कोई भी नहीं है। हम इंसानों से कैसे पंगा ले सकते थे? ये बात तो उसे समझानी पड़ेगी महारानी जी। तो समझाओ और उसे हमारे सामने लेकर आओ। हम भी तो इच्छाधारी नागिन को देखने की हमारी इच्छा पूरी करें। और टुनटुनी महारानी के कहने पर कालू से बुलाने के लिए उसके बिल के सामने पहुंचता है। नागिन, ए नागिन। नागिन नहीं, इच्छाधारी नागिन बोल। अच्छा, इच्छाधारी नागिन, टुनटुनी रानी ने तुम्हें बुलाया है। क्यों? वो तुम्हें देखना चाहती है। अरे हटो हटो, इच्छाधारी नागिन की जय हो, जय हो। बोलो, क्या इच्छा है तुम्हारी? नागिन देवी, मेरी केला खाने की इच्छा है पर कहीं मिला ही नहीं। दूसरे बिल में हाथ डालो, केला मिल जाएगा। अरे ये क्या नाटक है? अरे नाटक नहीं, हकीकत है ये। इंसानों के बीच रहकर इंसानों से तपस्या सीखकर इच्छाधारी नागिन बन गई है। ये अपनी इच्छा से अपना रूप बदल सकती है और तो और हमारी इच्छा भी पूरी कर सकती है। बस चलो, तुम्हें टुनटुनी महारानी ने बुलाया है। नहीं आऊंगी। तुम्हें तो आना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं तुम्हें उठा के ले जाऊंगा। नागिन, अपनी इच्छा से चील का रूप बदलकर इसे सबक सिखा दो। चील, हट जाओ। मुझे नागिन को टुनटुनी रानी के दरबार में लेकर जाना है। कालू, चील नहीं, नागिन। नागिन के चील के रूप से कालू मार खाकर टुनटुनी महारानी के सामने पहुंचने पर वो सब उसे बताता है तो टुनटुनी चिड़िया को यकीन नहीं आता। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। मुझे भी विश्वास नहीं हुआ था, मगर वो नागिन चील का रूप लेकर नागिन की ही आवाज में बात कर रही थी। चील नागिन की आवाज में बोल रहा था। काश ये सीन हम भी देख पाते। चलो अभी उसको अपनी तलवार की धार का मजा चखाती हूँ। और टुनटुनी रानी कालू के साथ नागिन के बिल के पास पहुंचती है। ये नागिन,
नागिन नहीं, इच्छाधारी नागिन। हाँ इच्छाधारी नागिन, बाहर निकल। अभी मैं तेरी सारी इच्छाएं पूरी करती हूँ। ले, किसका रूप ले सकती है? तू बाहर आती है या तोड़ दूँ तेरा घर? अरे भागकर कहाँ जाएगी? मैं आसमान में चली जाऊंगी, तू तो ज्यादा ऊंचा उड़ नहीं पाएगा। तू भी कहाँ उड़ पाएगी? मैं इच्छाधारी नागिन हूँ, चील बनकर उड़ जाऊंगी। महारानी वो देखिए, वो तो चील का रूप लेकर पर्वत से ऊंचा उड़ गई। अब पकड़कर दिखा मुझे। दम है तो नीचे आ, बताती हूँ तुझे। मैं इच्छाधारी नागिन हूँ, ले तेरी ये इच्छा पूरी कर दी। अब आगे आगे नागिन और पीछे पीछे टुनटुनी रानी भागते हैं। अचानक एक जगह पहुंचकर टुनटुनी चिड़िया जैसे ही तलवार से नागिन पर हमला करती है, नागिन तो अपनी जगह से हट जाती है, मगर टुनटुनी चिड़िया के ऊपर एक पिंजरा गिर जाता है। ये देखकर नागिन उसे फुफकारती है। पिंजरे से टुनटुनी चिड़िया बाहर निकलने की कोशिश करती है, पर निकल नहीं पाती है। अचानक नागिन टुनटुनी चिड़िया का रूप बदल लेती है। अरे तुम कौन हो? पहले तो कभी तुम इस जंगल में नहीं देखा। मैं नागिन हूँ, मूर्ख। अपनी इच्छा शक्ति से मैं टुनटुनी रानी के रूप में आ गई हूँ। अब तू यहीं मर, मैं तेरी जगह जंगल में राज करूँगी। और टुनटुनी बनी नागिन वहाँ से चली जाती है। टुनटुनी बेचारी पिंजरे में कैद उसे देखती रह जाती है। तभी अचानक पिंजरे के पास कालू कौवा आता है। महारानी जी आप फिक्र न करो, मैं आपको इस कैद से बाहर निकाल लूंगा। कालू ने अपनी धार वाली तलवार से पिंजरा काट दिया और टुनटुनी महारानी आजाद हो गई। बाहर आकर टुनटुनी ने कौवे से कहा, हम एक काम करते हैं, हम गिद्ध भाई से कहकर नागिन को पकड़ लेते हैं, फिर देखते हैं वो किसका रूप लेती है और क्या करती है। और उन्होंने गिद्ध की मदद से अपने बिल के अंदर जा रही नागिन को अचानक पकड़वा लिया। ये देखते ही नागिन छटपटाने लगी, अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करने लगी, पर छुड़ा नहीं पाई। तभी टुनटुनी कालू तोताराम वहाँ आते हैं और उसे छटपटाता देखकर कालू कहता है, क्यों छटपटा क्यों रही हो? तुम तो इच्छाधारी नागिन हो, अपने आप को छुड़ा लो। जब कोई मुझे पकड़कर रखता है, मैं किसी रूप में नहीं आ सकती। तब तो अच्छा है गिद्ध भाई, तुम इसे पंजों में ही दबाकर मार दो। कम से कम हम इसकी इच्छाओं से शिकार होने से बच जाएंगे। नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे बचा लो। अरे मैं इच्छाधारी नागिन नहीं हूँ। क्या तुम इच्छाधारी नागिन नहीं हो? फिर तुमने कैसे चील का रूप धारण किया? अरे वो तो मेरी चाल थी। इंसानों के बीच रहकर मैंने ये सारे पैतरे सीखे थे। वहीं रहकर मैंने इच्छाधारी नागिन के बारे में सुना था। इंसानों के बीच रहकर ये जो सब तुमने हुनर सीखा था, उसका सही उपयोग किया होता तो आज जंगल के बच्चे ऐसा जादू देखकर कितने खुश होते। मगर तुमने उसका दुरुपयोग करके हमें ही नहीं, अपने आप को भी जिंदगी भर के लिए परेशान कर लिया। हमें अपने सीखे हुए हुनर का कभी दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, वरना अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। टुनटुनी चिड़िया के पति कालू कौवे को अपनी बीवी टुनटुनी पर शक था कि वो जब भी नए भोजन की तलाश में जाता है तो टुनटुनी उसके पुराने खाने की अपने दोस्तों के साथ पार्टी मना लेती। एक दिन कालू कौवे की दोस्ती तोते से हो जाती है। कालू कौवा उसके लिए अपने पेड़ पर एक घोंसला बना देता है। एक दिन कालू कौवा भोजन की तलाश पर जा रहा होता है। वो तोते से कहता है, देखो तोते, मैं भोजन की तलाश पर जा रहा हूँ। मेरी पीठ पीछे मेरे घोंसले में क्या क्या होता है, तुम मुझे पूरी रिपोर्ट देना। आप बिल्कुल निश्चिंत होकर जाइए कालू भाई, यहाँ से पल पल का आंखों देखा हाल मैं आपको सुनाऊंगा। और कालू कौवे के जाते ही, जैसे कि टुनटुनी चिड़िया की आदत थी, उसने अपने दोस्तों को बुलाकर अपनी डाल पर पार्टी शुरू कर दी। लगता है कालू भाई भोजन की तलाश पर गए हैं। हाँ, तभी तो पुराने भोजन की पार्टी के लिए तुम सबको बुलाया है। कालू भाई पुराने भोजन के बारे में पूछते नहीं हैं। तब तक आप लोग कमेंट पे बताएं 64 into 5 कितने होते हैं। अरे मैं उनसे कह देती हूँ कि मैं खा गई। उठो उठो, कब तक सोती रहोगी, उठो।
अरे आप जंगल से आ गए? क्या मुझे नहीं आना चाहिए था ना? ऐसा क्यों कह रहे हो? क्योंकि मैं नहीं आऊँगा तभी तो तुम मेरा पुराना भोजन अपने दोस्तों को खिलाकर किट्टी पार्टी मनाओगी। कौन दोस्त? मैंने खुद ही खाया था। कबूतर, बुलबुल, पिंकी चिड़िया, चूहा हैं? अब क्या बताऊं कालू जी, अचानक सभी आ गए, कहने लगी कुछ खिलाओ। अब आपके घर से कोई खाली पेट चला जाए तो कैसा लगेगा? खिलाया तो खिलाया, पर डांस, नाच, गाना क्या वो सब मेरे घर का हिस्सा है? नहीं वो तो। अब कुछ देर बाद फिर मुझे खाने की तलाश पर जाना है। सुना है पास की नदी किनारे कुछ फल नदी में बहते हुए आने वाले हैं। कमाल है, इन्हें इतना पॉइंट टू पॉइंट कैसे पता चला? कहीं इन्होंने छुपकर सब देखा तो नहीं? पर छुपते तो पता चल जाता, फिर इन्हें सब पता कैसे चला? और कुछ ही देर बाद कालू कौआ फिर खाने की तलाश के लिए निकल गया। तो फिर टुनटुनी चिड़िया के वो सारे दोस्त वहाँ आ गए। कमाल है टुनटुनी, आज एक ही दिन में फिर पार्टी है। हाँ, कालू फिर दोबारा भोजन की तलाश में गए हैं। कुछ देर बाद भोजन की तलाश से कालू कौआ लौटता है और आते ही तोते के पास जाता है। तोता एक बार फिर उसे साइलेंट पे सब बता देता है। सुनते ही कालू कौए की खोपड़ी खिसक जाती है। वाह टुनटुनी वाह, मेरे जाते ही पहले बुलबुल आई, फिर कबूतर आया, फिर चूहा और अंत में काव 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 करता हुआ कौआ भी आ गया। नहीं वो, हाँ वो नहीं। और सबसे पहले चूहे ने डांस की शुरुआत की, है ना? वो तो लगता है कोई आपको हमारे खिलाफ झूठ बोल रहा है। किसी दिन भोजन की तलाश के बीच से आ गया ना तो इन पक्षियों को यही रंगे हाथ पकड़ लूंगा। कमाल है, कोई ने आंखों देखी हाल सुनाता है। कहीं इन्होंने कोई जासूस तो नहीं बिठा रखा है? पर कौन? ओह, ये तोता। इसे यहाँ रहने की इतनी साफ जगह दी, खाने को खाना दिया, चुपचाप नहीं रह सकता था। खैर तुझे कालू कौए के सामने झूठा साबित करना पड़ेगा, तभी हम सुखी रहेंगे। और टुनटुनी ने निश्चय कर लिया कि अब की बार वो कालू कौए की नजर में से झूठा साबित कर देगी। उसने अगले दिन अपने सारे दोस्तों को सारी स्कीम समझाई। ये मौका टुनटुनी और उसकी टीम को तब मिल गया जब कुछ दिनों बाद कालू कौआ फिर से भोजन की तलाश पर गया। टुनटुनी ने सबसे पहले घोंसले की लालटेन बुझा दी और फिर एक एक करके उसके सारे साथी पेड़ पर आ गए। ये कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? कालू कौआ आ गया तो मैं उन्हें कैसे बताऊंगा? तोते, उन्हें तो वही बताएगा जो मैं दिखाऊंगी, वो भी झूठ। अरे ये अचानक इतनी गर्मी कैसे शुरू हो गई? अरे इतनी गर्मी के बाद अचानक बारिश कैसे शुरू हो गई? कमाल है, गर्मी के बाद बारिश। ये मौसम का मिजाज कैसा हो रहा है? तुम्हारा मिजाज ठिकाने लगाने के लिए मौसम का ये मिजाज बनाया है। दूसरे दिन हमेशा की तरह कालू कौआ जंगल से वापस आया और आकर सीधा तोते के पास जाकर पूछता है, आज मैं बहुत थका हूँ और गुस्से में भी हूँ। जल्दी बताओ मेरे जाते ही यहाँ क्या क्या हुआ? क्या बताऊँ कालू कौआ, कल रात को मैं बहुत परेशान रहा। पहले तेजी से गर्मी लगी, फिर अचानक बारिश शुरू हो गई, फिर तेज आंधी इस पेड़ पर चलने लगी। गर्मी, आंधी, बारिश इस पेड़ पर। बारिश का पानी तो क्या बूंदे भी कहीं नहीं है और बाहर भी कहीं गर्मी, बारिश, आंधी का नामो निशान नहीं था। आपसे झूठ बोलने वाले का पता चला कौन है, जो आपको यहाँ न होने वाली चीजों के बारे में भी झूठ झूठ बताता है। ये सुनते ही पहले से जंगल से गुस्से में लौटता कालू कौआ भड़क जाता है। गुस्से से तोते की ओर देखता हुआ कहता है, ओह, तो वो तू है जो मेरी भोली भाली टुनटुनी के खिलाफ झूठ झूठ मेरे कान भरता था, हैं? नहीं कालू भाई। चुप कालू के बच्चे, तेरी इस बात से ही मैं समझ गया कि तू मुझसे झूठ बोलता रहा है। टुनटुनी सच कहती थी, कोई मुझे उसके खिलाफ झूठ झूठ बोलकर भड़काता है, वो तू है। इसकी तुझे सजा मिलेगी। नहीं नहीं, मुझे मत मारो, मत मारो मुझे, मुझे मत मारो। अरे क्या कर रहे हो? छोड़ दो बेचारे को। इसने तुम्हारे खिलाफ मुझसे झूठ बोला। कोई बात नहीं, नादान है, आज के बाद ये रहेगा ही नहीं तो आपको झूठ कैसे बोलेगा। जाओ तोते भाई, ये जंगल छोड़ के चले जाओ। और सुनो, जाते जाते मेरी एक बात गांठ बांध लो, किसी की भी चुगली मत करो, और अगर मजबूरी में करनी भी पड़ जाए तो ये देख लो कि किसके खिलाफ और कहाँ किससे चुगली कर रहे हो, वरना जंगल के साथ साथ कभी दुनिया भी छोड़कर जाना पड़ सकता है। एक जंगल में खतरनाक झील थी।
वहाँ दिन भर तो कोई घटना नहीं होती, पर थोड़ा सा भी अंधेरा छाते ही वो झील एक खूनी झील बन जाती। उस दौरान जो भी पक्षी उस झील पर पानी पीने आ जाता वो जिंदा वापस नहीं जाता। यही वजह थी कि जंगल के सारे पक्षियों ने, यहाँ तक कि जंगल के राजा तोता राम ने भी उस झील को खूनी झील घोषित कर दिया था। अब पूरे जंगल में कोई भी शाम को उस झील की तरफ जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन उस जंगल में टुनटुनी नाम की चिड़िया आ जाती है और उसकी मुलाकात कालू कौवे से होती है। कौन हो तुम? पहले तो कभी इस जंगल में तुम्हें नहीं देखा। कौवे भाई, आज तक मैं शहर में इंसानों के साथ एक पिंजरे में रहा करती थी। किसी तरह आजाद होकर आई हूँ। क्या इस जंगल में मेरे रहने के लिए जगह है? हाँ टुनटुनी बहन, ये हम जैसे पक्षियों का घर है, इंसानों का चिड़िया घर नहीं। आओ, मैं तुम्हें पूरे जंगल की सैर करवाता हूँ, सारी जगह के बारे में बताता हूँ। जो जगह पसंद आए वहीं टिक जाना। तब तक आप लोग कमेंट पे बताएं 90+90 कितने होते हैं। फिर कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया को पूरा जंगल घुमाता है। तोता कबूतर जैसे कई पक्षियों की रहने की जगह ही नहीं, बल्कि वहाँ के राजा तोता राम की भी जगह दिखाता है, पर उस खूनी झील के बारे में न बताता है और न उसे वो दिखाने ले जाता है। टुनटुनी चिड़िया वहीं बरगद के एक बड़े से पेड़ को अपने रहने के लिए पसंद कर लेती है। वहाँ रहते हुए अभी उसे 2 दिन ही गुजरते हैं कि तीसरे दिन शाम को घूमती हुई वो उसी खूनी झील के पास पहुँच जाती है। अरे कितनी सुंदर झील है। जी तो चाहता है ठंडे ठंडे पानी में कूद कर नहा लूं, पर सर्दी हो जाने का खतरा है। चलो ठंडा ठंडा पानी पीकर प्यास बुझा लेती हूँ। क्या हुआ टुनटुनी बहन? इस तरह घबराई सी कहाँ से आ रही हो? अरे वो मैं झील के किनारे से पानी पीने गई थी। और जिंदा वापस आ गई? क्या मतलब? तुम्हें पता नहीं, वो इस जंगल की खूनी झील है। शाम होने पर कोई भी वहाँ जाता है तो जिंदा वापस नहीं आता, उसकी लाश का भी पता नहीं चलता। इसलिए शाम होते ही कोई भी उस खूनी झील की तरफ नहीं जाता है। ये हमारे राजा का आदेश है। कमाल है, मुझे तो पता ही नहीं। कैसे नहीं पता? लो कालू भाई भी आ गए। कालू भाई, आज टुनटुनी बहन की जान जाते जाते बची है। तुमने टुनटुनी बहन को पूरा जंगल घुमाया, हर जगह के बारे में बताया, पर इस खूनी झील के बारे में क्यों नहीं बताया? भूल गया भाई, मैंने सोचा ये तो पेड़ पर रहती है, इसे झील से क्या काम। अरे अभी अभी इन्हें खूनी झील के खूनी ने पकड़ने की कोशिश की। क्या तुमने उस खूनी को देखा? क्यों, क्या तुम लोगों ने आज तक नहीं देखा? नहीं, हम में से कोई कभी भी शाम को उस तरफ जाता ही नहीं और दिन में कोई भी घटना नहीं होती। और ये बात जंगल के सभी पक्षियों को पता चल जाती है। उसकी बात सुनकर किसी को भी यकीन नहीं आता है। क्या कह रही हो टुनटुनी बहन? हमने तो आज तक देखा ही नहीं। क्योंकि आप लोग उसे खूनी झील समझकर दिन में ही वहाँ जाते हो। शाम होते ही आप लोग डर के मारे वहाँ जाना बंद कर देते हो। पूरा दिन वो मगरमच्छ झील में छिपा रहता है। शाम का अंधेरा होते ही चुपचाप बाहर निकलता है और झील के पास पानी पीने आए जानवरों को खा जाता है। और पक्षी समझते हैं कि ये झील खूनी है, जबकि खूनी ये झील नहीं, इसमें छुपा हुआ मगरमच्छ है। हमें यकीन नहीं हो रहा। अगर तुम्हारी बात सच है तो क्या तुम हमें उसे दिखा सकती हो? क्यों नहीं, आज शाम होते ही आप लोग वहाँ आकर पेड़ और पत्थरों के पीछे छिप जाना। और सभी पक्षी शाम को उस खूनी झील के किनारे जाकर छिप जाते हैं। टुनटुनी चिड़िया खूनी झील के किनारे जाकर 2-3 बड़े बड़े पत्थर फेंकती है। पत्थर के गिरने की झपक झपक की आवाज आती है। ये सुनकर मगरमच्छ चुपचाप पानी के अंदर चलता हुआ शिकार करने वहाँ आता है। मगर वहाँ पेड़ के पीछे छिपे पक्षी को देखकर वो सावधान हो जाता है और सोचता है, अरे जानी, ये पक्षी मुझे छिप कर देखने आए हैं, क्या करूं? हाँ, ये लोग तो बेवकूफ हैं। हमेशा की तरह इन्हें देखकर पत्थर बन जाता हूँ। देखा, हमने कहा था ना, झील में एक बड़ा सा पत्थर है। हाँ देखो, यही पत्थर तो हमेशा हमें रात को दिखाई देता है। उनकी बेवकूफी भरी बातें सुनकर टुनटुनी चिड़िया परेशान हो जाती है। अरे यार, तुम लोग भी समझते ही नहीं हो। ओके, काम करते हैं। तुम लोगों को लगता है ना ये बड़ा ही मजबूत पत्थर है। अगर ये खुद बता देगा कि ये बड़ा ही मजबूत पत्थर है तो मैं मान जाऊंगी। ये सुनकर वहाँ मगरमच्छ के मुंह में पानी आ जाता है। जानी, लगता है आज चिड़िया का नरम नरम गोश्त खाने को मिलेगा।
वैसे भी ये सारे जानवर बेवकूफ हैं। आज तक मुझे पत्थर ही समझते आए हैं। मैं पत्थर हूँ, मैं मजबूत पत्थर हूँ। सुना आप लोगों ने, ये कैसे आप सभी को बेवकूफ समझता है? अरे पत्थर भी कभी बोलते हैं क्या? अब सभी की समझ में टुनटुनी चिड़िया की बात आ जाती है। रात भर सभी तोता राजा के घर में मीटिंग करते हैं। टुनटुनी चिड़िया ठीक कहती है, ये मगरमच्छ जरूर कहीं से हमारी झील में आ गया है, पर अब क्या करें? वो सभी रात भर मगरमच्छ को पकड़ने का प्लान बनाते हैं। अगले दिन टुनटुनी चिड़िया एक रस्सी लेकर झील किनारे जाती है और पानी में रस्सी का फंदा फेंक देती है। कल तक तो ये मुझे देखकर उड़ जाती थी, आज पानी पी रही है। लगता है ये भी दूसरे जानवरों की तरह कल से मुझे पत्थर समझने लगी है। मैं अभी इसे अपना निवाला बनाता हूँ। जैसे ही मगरमच्छ टुनटुनी चिड़िया का शिकार करने किनारे पर आता है, वो फंदे में फंस जाता है। तो जितना झटपटाएगा उतना ही फंदा कसता जाएगा, और अगर चुपचाप रहेगा तो फंदा नॉर्मल रहेगा। अब न तुम इसमें से छूट सकते हो और न पानी में से आगे बढ़ सकते हो। अरे वाह, तब तो ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अब हम सभी जानवर इस झील में दिन रात कभी भी नहा सकते हैं, पानी पी सकते हैं। ये हमें देखता रहेगा पर कुछ नहीं कर पाएगा। बस झील के इतने से एरिया में ही ये घूमता रहेगा। वाह टुनटुनी, वाह, मान गए आपको। आपने तो हमारी पानी की प्रॉब्लम ही सॉल्व कर दी, वरना तो रात भर हमें प्यासा रहना पड़ता था कि कहीं उस खूनी झील में पानी पीने गए और झील ने खा लिया तो। लेकिन आज एक बात हमारी समझ में आ गई है, टुनटुनी बहन, किसी भी जगह की अफवाह सुनकर उसे छोड़ देना नहीं चाहिए, बल्कि उस अफवाह का समाधान क्या है वो खोजना चाहिए, क्योंकि कोई भी जगह खूनी नहीं होती, उस जगह पर रहने वाला खूनी होता है। नन्ही सी टुनटुनी चिड़िया अपने पंजे में एक बड़ी सी टोकरी जिसमें दाने भरे थे उसको लेकर उड़ी जा रही थी। तभी बंटी कबूतर उससे कहता है, अरे टुनटुनी, इतनी बड़ी तो तू भी नहीं है जितना वजन उठाकर उड़ रही है। वजन के प्रभाव से तू कभी ऊपर जा रही है तो तू कभी नीचे आ रही है। भैया मैं क्या करूं? मेरी माँ ने मुझे कहा था कि ये टोकरी घोंसले तक पहुँचा कर आनी है, तो मैं इसे रख कर आ रही हूँ। तेरी माँ टूनी चिड़िया को ये दिखाई नहीं देता कि तू नन्ही सी जान है और तुझसे इतना भारी काम करा रही है? क्या उसे तुझ पर तरस नहीं आता? तेरे पिता कहाँ हैं? पिताजी किसी काम से बाहर गए हैं, कल शाम तक आएंगे। और भैया, मैं पिताजी की वजह से ही अपनी सौतेली माँ टोनी के साथ रह रही हूँ, वरना मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। चल ठीक है टुनटुनी, तू घर जा, मैं तेरी माँ से बात करता हूँ। अरे टूनी, तुझे अपनी बेटी पर तरस नहीं आता क्या? वो सौतेली है तो क्या हुआ, है तो बच्ची। तब तक आप लोग कमेंट में बताएं 53 + 25 कितने होते हैं। देख बंटी, तू हमारे परिवार के बीच में मत आ, ये हमारे परिवार का मामला है। मैं जैसा चाहूंगी वैसा करूंगी, और तुम क्या चाहते हो कि मैं अपनी बेटी को बना दूं? वो मेहनत नहीं करेगी तो उसे काम करने की आदत कैसे पड़ेगी? अरे लेकिन काम कराने का ये मतलब भी तो नहीं है कि तुम किसी की जान ही निकाल लो। बंटी भैया, मैंने तुम्हारी सलाह नहीं मांगी है, तुम यहाँ से जा सकते हो। फिर अगले दिन टुनटुनी चिड़िया बंटी कबूतर के घर के बाहर से उड़ती जा रही थी। अरे टुनटुनी, कहाँ जा रही है? तू सारा दिन इधर उधर उड़ती घूमती रहती है, क्या तू थकती नहीं है? अरे बंटी भैया, मुझे मम्मी ने कुछ काम कहा था तो वही करने जा रही हूँ। अरे तेरी माँ तो तुझे काम ही बताती रहती है, उसे तो तुझ पर तरस आता ही नहीं है। अरे वो देख, तेरा पिता टुन्नू भी उड़ता हुआ आ रहा है। अरे भाई बंटी, क्या बात कर रहे हो टुनटुनी से? तुझे तो घर का कोई होश रहता ही नहीं है। क्या तू ये नहीं जानता कि तेरी पत्नी इस नन्ही सी जान पर कितना अत्याचार करती है? ये सुनकर टुन्नू की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। भाई बंटी, मुझे पता है मेरे घर में क्या चल रहा है, लेकिन टुनटुनी को एक माँ की जरूरत थी, इसलिए मैंने टूनी से शादी कर ली। अब मुझे क्या पता था कि वो टुनटुनी के साथ ऐसा बर्ताव करेगी। पहले तो वो बोलती थी कि वो इसे अपनी बेटी की तरह मानेगी, लेकिन अब वो बदल गई है। अब तू ही बता मैं क्या करूँ? भाई देख, हर गलत काम करने वाले को सबक सिखाना चाहिए, तभी तो उसे अकल आएगी कि वो गलत कर रहा है। हाँ भाई, बात तो तुम्हारी सही है भाई, लेकिन टूनी के साथ मैं ऐसा क्या करूँ कि वो ये गलत काम न करे? सुनो, एक तरीका है। मेरे दोस्त की बेटी रानी बिल्कुल तुम्हारी टुनटुनी जैसी दिखती है, लेकिन वो टुनटुनी की तरह शरीफ नहीं है, वो चालाक है और एक जादू भी जानती है। मुझे लगता है वो तुम्हारी बीवी को सबक सिखा देगी। तुम कुछ दिन टुनटुनी को रानी के घर भेज दो और रानी को यहाँ ले आओ, फिर तुम कुछ दिन के लिए बाहर जाने का बहाना बना देना। भाई ठीक है भाई, तुम सही कह रहे हो।
फिर टुनटुनी रानी की जगह आ जाती है और रानी टुनटुनी की जगह चली जाती है। अगली सुबह टुनटुनी तू अभी तक खड़ी है? ये दाना लेकर धूप में सुखा कर आ, वरना ये खराब हो जाएगा। मैं क्यों जाऊँ? माँ का काम होता है दानों घर का काम करना, खुद जाओ करो। कैसे जबान चला रही है? तुझमें इतना साहस और बोलना कहाँ से आया? रुक, तुझे अभी बताती हूँ। टूनी एक छड़ी लेकर आती है और कहती है, टुनटुनी चुपचाप जाकर काम कर ले, वरना मैं तेरा क्या हाल करूँगी तू तो जानती है। रानी चिड़िया छड़ी को रस्सी बना देती है और टूनी को उसमें बांध देती है। फिर टूनी से कहती है, अब तुम यहाँ पर बंदी रहोगी, मैं तुम्हें खाना भी नहीं दूंगी। कुछ घंटों बाद, बेटी मुझे थोड़ा सा खाना तो दे दे, मुझसे चला भी नहीं जा रहा। चलो ठीक है, मैं तुम्हें खाना दूंगी। पहले ये दाने की टोकरी ले जाकर बंटी कबूतर के घोंसले में रख कर आओ। लेकिन मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया, मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है। तुम जाती हो या फिर से बांधो तुम्हारी पंखों को? नहीं नहीं, मैं जाती हूँ। टूनी बड़ी सी टोकरी उठाकर उड़ने लगती है। कभी ऊपर जाती तो कभी नीचे आती। उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। वो जैसे तैसे करके बंटी कबूतर के घोंसले के पास पहुंची। उसे देखकर बंटी बोला, अरे आज तो ऐसा लग रहा है जैसे ऊंट पहाड़ के नीचे आ गया हो। कुछ दिन पहले यही हाल टुनटुनी का था, जब मैंने तुमसे कहा था कि तुम उसके साथ सही नहीं कर रही हो। अब तुम्हें पता चला कि वो कैसे ये काम कर रही होगी। हाँ भाई, पता चल गया है। टुनटुनी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये टोकरी सच में बहुत भारी थी। तुम्हें अपनी भूल का एहसास हो गया तो ठीक है। मैं तुम्हें बता दूं, जो तुम्हारे घर में है वो टुनटुनी नहीं रानी है। टुनटुनी और रानी टुन्नू के साथ उड़ती हुई बंटी कबूतर के घोंसले पर आ जाती है। बेटी मुझे माफ कर दो, मैंने अनजाने में तुम पर बहुत अत्याचार किया है। मुझे समझ आ गया है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब से हम मिल बांट कर काम करेंगे। चलो, तुम्हें अपनी गलती का एहसास तो हुआ, ठीक है। और फिर सारे पक्षी खुशी खुशी अपने घर की तरफ उड़ जाते हैं।